हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आज इसमें हम बात करेंगे एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में और मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर के आ रहा हूँ फैमिली लॉ से रिलेटेड। इसमें हम बेयर प्रोविज़न को सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या इसके बेयर प्रोविज़न्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर जुडिशरी के एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे कहाँ से पूछे जाते हैं। उन सभी पोर्शन को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो साथियों, ये है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट और इसी हिंदू मैरिज एक्ट को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो साथियों, बिना सेशन को देर किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपको यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की हम बात करते हैं। जी हाँ साथियों, जब कभी भी हम हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ते हैं तो वो 1955 का ही हिंदू मैरिज एक्ट को हम पढ़ते हैं। साथियों, अगर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेयर प्रोविजंस के बारे में बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या बेयर प्रोविजंस है, किस किस प्रकार से क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। तो साथियों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में कितने नंबर ऑफ सेक्शन है, तो सबसे पहले आपको अगर पता करना होगा तो इसमें टोटल 30 सेक्शन है। टोटल कितने नंबर ऑफ सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट में साथियों? तो टोटल 30 सेक्शन है, पूरा 30 सेक्शन है, जिसमें से लास्ट सेक्शन जो सेक्शन नंबर 30 है इसको क्या कर दिया गया, जो सेक्शन नंबर 30 है इसको रिपील्ड कर दिया गया, इसको साथियों इसको हटा दिया गया। अब आपके पास टोटल कितना नंबर सेक्शन बचा? तो सेक्शन नंबर 29 बना। आपके पास टोटल 29 सेक्शंस हैं और उन टोटल 29 सेक्शंस को मैं बेयर एक्ट के प्रोविज़न से आपके सामने एक एक करके रखता चल रहा हूं। आप उसको क्या करेंगे, एक एक अपने दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वन लाइनर फॉर्म को भी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को हम वन लाइनर फॉर्म में भी आपके सामने यहाँ पे रखेंगे। साथियों, जब कभी भी आप क्या करते होंगे, बेयर एक्ट खोलते होंगे तो आपको पहले ही क्या दिखता होगा, हिंदू मैरिज एक्ट है, HMA हामा एक्ट 1955 की हम बात कर रहे हैं। अब 1955 वाले एक्ट में आपको क्या दिखता होगा? सबसे पहले सेक्शन 1 दिखता होगा। सेक्शन 1 में आपको क्या दिखता होगा? सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की हम बात करते हैं। सेक्शन 2 में क्या कहता है? तो साथियों, सेक्शन 2 में एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट की बात करता है। फिर सेक्शन नंबर 3 आपके पास आता है। सेक्शन नंबर 3 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? डेफिनेशन क्लॉजेज आपको देखने के लिए सेक्शन 3 के अंतर्गत मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं खास मेजर एक्ट की, अगर हम CPC की बात करते हैं तो साथियों जो डेफिनेशन क्लॉजेस होता है वहाँ पे सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। सेम यही बात करते हैं अगर हम CRPC में, तो उसके भी डेफिनेशन क्लॉजेस सेक्शन 2 के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, किसकी साथियों? तो इंडियन एविडेंस एक्ट की। और इंडियन एविडेंस एक्ट में इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस दिया है और ये जो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस होता है ये सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्लॉजेस कहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है? तो सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत आपको डेफिनेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जो सभी के पास होना चाहिए। पता चलता है कि आप सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉजेस, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉजेस आप रट करके जाते हैं और सेक्शन 2 के जगह पे सेक्शन 3 आपको मार्क करना रहता है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देख रहे हैं, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट देख रहे हैं, वहाँ पे आप क्या कर देते हैं, वहाँ पे आप गलती कर देते हैं। तो इस बात को आप क्या करेंगे, विशेष तौर पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके पास सेक्शन नंबर 4 आता है, तो सेक्शन नंबर 4 को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे ओवरराइडिंग इफेक्ट्स की बात आता है। किस चीज़ की बात आती है साथियों? तो ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 4 सेक्शन थे, चारों सेक्शंस को आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसको शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको कैसे याद करेंगे? इसको SADO शैडो बना दीजिए। जैसे ही आप शैडो बनाएंगे चारों का चारों सेक्शन आपको लर्न हो जाएगा। जैसे ही आपने शैडो बनाया चारों के चारों सेक्शन आपको लर्न हो जाएगा। यस से शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है, ए से एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट की बात करता है, डी के डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करता है, ओ से ओवरराइडिंग इफेक्ट बात कर रहा है। आपने शैडो बना दिया, आपका हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 4 निपट गया। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये चारों के चारों सेक्शन आपके यहाँ पे क्या हो गए, खलास हो गए। और ये चारों सेक्शन आपसे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है इन चारों सेक्शन से। बात करते हैं नेक्स्ट, अब आपके पास 3 सेक्शन का फिर बन जाएगा। जैसे सेक्शन नंबर 5 का बन जा रहा है, सेक्शन नंबर 6 का बन जा रहा है, सेक्शन नंबर 7 का बन जा रहा है और सेक्शन नंबर 8 का बन जा रहा है। अगर हम सेक्शन नंबर 5 की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है साथियों हिंदू मैरिज एक्ट में, तो आपका सेक्शन नंबर 5 होता है। और इसमें क्या बताया जाता है? इसमें कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, कितने कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें हिंदू की शादी हो सकती है। तो ये पूरे कंडीशन को हम सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत
स्वागत देखते हैं। हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 6, तो इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बारे में बात ही नहीं करना है। जो समाप्त कर दिया गया है उसको हमको बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास क्या आ जाता है सेक्शन नंबर 7 में। 7 में क्या होता है साथियों, जब शादी होता है तो 7 फेरा होता है। और 7 में क्या किस चीज़ की बात की जाती है, तो 7 में आपको सेरेमनीज़ की बात की जाती है। कितने प्रकार की सेरेमनीज़ होती है, तो सेक्शन नंबर 7 में आपको सेरेमनीज़ के बारे में पता चल जाता है। जब सेरेमनीज़, जब शादी ब्याह हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, आपके शादी को रजिस्ट्रेशन भी तो कराना होता है। काफ़ी लोगों के द्वारा कराया भले ही ना जाता है, लेकिन प्रोविज़न अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दिया है तो आपको क्या करना होता है, आपको शादी को रजिस्टर भी कराना होता है। तो आप लोगों ने देख लिया सेक्शन नंबर 1 में शैडो बनाने की बात कर रहा था, SADO शैडो बनाने की बात कर रहा था। शैडो से 4 सेक्शन आपने वहाँ पे लर्न कर लिया। 5वें में कंडीशंस बता रहा था कि भाई अगर शादी करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो यहाँ पे पूरे कंडीशंस को सेक्शन नंबर 5 में आपको डिफाइन कर रहा है। सेक्शन नंबर 6 में दिमाग ही नहीं लगाना है, कर रहा है कुछ है ही नहीं है तो दिमाग क्या लगाएंगे। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 में किस चीज़ की बात करता है, तो सेरेमनीज़ की बात कर रहा है। अब कौन कौन से प्रकार की सेरेमनीज़ होती हैं, क्योंकि जब हिंदू मैरिज एक्ट होता है तो ये क्या होता है, ये एक सेक्रामेंट होता है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट की, तो वो क्या होता है, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जस्टिस महमूद साहब के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पे सेरेमनीज़ होता है। सेरेमनी सेक्शन नंबर 7 में, जाहिर सी बात है जब सेरेमनी करके आप शादी करेंगे तो शादी को रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 8 में आप क्या कर रहे हैं, जा करके अपनी शादी को रजिस्टर करा रहे हैं। ये सभी के सभी बेयर एक्ट प्रोविज़न है। अब देखिए सेक्शन नंबर 9 में क्या कर रहा है साथियों। जब सारी बातें आपने कर लिया, आपने शैडो बना दिया, फिर सेक्शन नंबर 5 में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 6 में दिमागी नहीं लगाना है, 7 में आपने सेरेमनीज़ देख लिया, 8 में रजिस्ट्रेशन देख लिया। अब सेक्शन नंबर 9 पे आइए। जब सेक्शन नंबर 9 पे आप आएंगे तो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में बात करता है। मीन्स की रेस्टिट्यूशन, कोई वाद विवाद हो जाता है तो पति और पत्नी दोनों क्या होने लगते हैं, अलग रहने लगते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या करेंगे, एक साथ रहने के दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की बात करता है। तो यहाँ पे 9 में आपको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स देखने के लिए मिलता है। जब आते हैं आप सेक्शन नंबर 10 में, तो यहाँ पे जुडिशियल सेपरेशन की बात आता है। किस चीज़ की बात आता है साथियों, जब शादी होगा तभी तो जुडिशियल सेपरेशन होगा। तो शादी अब हो गया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट आपने 9 में कर लिया। उसके बाद से 10 में आपने क्या कर लिया, आपने जुडिशियल सेपरेशन कर लिया कि ठीक है तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहेंगे। तो 9 और 10 भी आपका क्लियर हो गया। 9 में आपने क्या कर लिया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का कर लिया, अपने वैवाहिक संबंधों का प्रतिस्थापन कर लिया, और साथ ही साथ में 10 में आपने जुडिशियल सेपरेशन कर लिया। अब देखिए, अब आपके पास सेक्शन नंबर 11, 12, 13 आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 में अगर हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर 11 में क्या दिया है, तो साथियों सेक्शन नंबर 11 में वाइड मैरिज के बारे में बात करता है। इसके बारे में बात करता है तो वाइड मैरिज। वाइड मैरिज का मतलब क्या होता है, शून्य मैरिज, जो शुरुआत से ही शून्य होता है, उसी शून्यता के बारे में बात हमको सेक्शन नंबर 11 में करता है। वाइड एब इनिशियो की बात करता है सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 12 में क्या बात करता है, तो यहाँ पे वाइडेबल मैरिज की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो वाइड और वाइडेबल जब भी चलेगा, वाइड तो वाइडेबल उसके साथ ही रहेगा। तो ये मान के चलिए कि 11 और 12 क्या करेंगे, एक साथ चलेंगे। 9 और 10 एक साथ चलेंगे। 5, 6, 7 एक साथ, 5, 6, 7, 8 एक साथ चलेंगे। 1, 4 एक साथ चलेंगे, 1 से लेकर के 4 के बीच में एक साथ चलेंगे। तो ये बंच इसी तरह बना है और इसी तरह से इस बंच को आपको क्या करना है, लर्न करके अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट वाले में आपका सेक्शन नंबर अब 13 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है साथियों, सेक्शन नंबर 13 आ जा रहा है, फिर सेक्शन नंबर 13A आ जा रहा है, और फिर सेक्शन नंबर 13B आ जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेक्शन नंबर 13 की बात करते हैं तो यहाँ पर डाइवोर्स की बात करता है। सेक्शन नंबर 13 जैसे ही आ जाता है, आप क्या करेंगे, आप डाइवोर्स कर देंगे। और कभी भी आप फैमिली मैटर्स में अगर डील किए होंगे, कभी भी आप कोर्ट गए होंगे, तो डेफिनेटली आपको फैमिली कोर्ट दिखा होगा। और उस फैमिली कोर्ट में किसके मामले जाते हैं, तो सेक्शन 13 से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो फैमिली कोर्ट्स में आपके घूम फिर के जाते हैं। और वही सेक्शन नंबर 13 के 13A में क्या कहता है साथियों, तो 13A में आपको ADR मैकेनिज्म देता है। ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस की बात करता है, जो कि 1996 का एक एक्ट आया था। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग्स में यहाँ पे क्या किया जाता है, काम किया जाता है सेक्शन नंबर 13A में। और 13B में क्या किया जाता है, म्यूचुअल कंसेंट होता है। क्या होता है साथियों, तो यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट होता है, और उसी म्यूचुअल कंसेंट से आप क्या करते हैं, डाइवोर्स लेते हैं, तलाक लेते हैं। तो आपने देख लिया 13 में तो साथ ही साथ बता दिए कि हाँ यहाँ पे तो तलाक ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप तलाक के लिए अर्जी डाल रहे हैं तो आपको 13A में क्या किया जाएगा, आपको 13A में मान मनोबल कराया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि नहीं इस तरह से परिवार खराब हो जाएगा। 13A में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कराया जाएगा, आपका मीडिएशन कराया जाएगा, आपका काउंसिलिएशन कराया जाएगा, तमाम चीज़ों की प्रोसीडिंग से वहाँ पे गुजारा जाएगा।
इसलिए गुजारा जाता है कि सरकार का मानना होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम शादी को क्या करेंगे, सेफ करेंगे, मीन्स कि किसी के भी शादी को हम टूटने नहीं देंगे। इसीलिए ADR मैकेनिज्म के प्रोसीडिंग्स को अपनाया जाता है। कब? जब आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करते हैं तब। इसके बाद से अगर आप दोनों लोग नहीं मानते हैं तो केस लड़ते हैं, और उससे भी नहीं मानते हैं तो आप दोनों लोग क्या करते हैं, आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से आप दोनों लोग तलाक ले लेते हैं कि भैया तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर जा रहा हूँ, जितना खर्चा हुआ है तुम मेरे को दे दो, जितना खर्चा हुआ है तुम मेरे को दे दो। ये होता है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। तो 13 भी यहाँ पे आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब नेक्स्ट को ऑब्जर्व कर लिए, सेक्शन नंबर 14 में क्या कर रहा है। तो सेक्शन नंबर 14 की जब बात करते हैं तो नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर। ऐसा नहीं कि शादी हुआ 2 महीने के बाद करें कि अब हमको डाइवोर्स चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सेक्शन नंबर 14 कहता है कि कम से कम 1 साल तक तो तुम दोनों एक साथ रहबे करबो। अब जिस तरह से अब तुम लोग रहोगे, अब दोनों लोगों को क्या करना है, एक साथ रहना ही रहना है। 1 साल तक, 1 साल रहो, 1 साल के बाद ही आप क्या करेंगे, डाइवोर्स फाइल करेंगे। ये जनरल रूल की बात कर रहा है। फिर सेक्शन नंबर 15 में क्या कहता है, सेक्शन नंबर 15 में कहता है डाइवोर्स पर्सन्स विन मे मैरी अगेन। कब तक आप मैरी कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कि आपको डाइवोर्स, अगर 13B के साथ आपको डाइवोर्स मिल गया, या फिर आपने केस लड़ा, केस में जीत गया, फिर आपको डाइवोर्स मिल गया, तो आप कब तक फिर दूसरी शादी कर लेंगे? ये बात हमको कौन बताता है? ये बात हमको सेक्शन नंबर 15 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है कि भाई ब्याह हो गया था, ब्याह होने के, शादी होने के बाद क्या हो गया था, हमारा तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद अब हमको क्या मिल गया, अब हमको रिलीफ मिल गया। अब हम दूसरी शादी कब करेंगे, तो इसके बारे में सेक्शन नंबर 15 बताता है। सेक्शन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 16 में करता है लिजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रंस की बात करता है। वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस, अगर शादी शून्य था या शादी शून्य कर रही था तो उस बीच में अगर कोई भी बच्चा उत्पन्न हुआ तो उसकी लेजिटिमेसी की बात हमारा कौन करता है, तो सेक्शन नंबर 16 हमारा उसमें लेजिटिमेसी की बात करता है। सेक्शन नंबर अगर 17 की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 17 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है साथियों, तो यहाँ पे पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी। अगर आप किसी भी प्रकार से बाइगेमी करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको पनिशमेंट तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, और IPC में इसका पनिशमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है सेक्शन नंबर 17 के बारे में। अगर हम सेक्शन नंबर 18 को ऑब्जर्व करते हैं कि सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है, तो दोस्तों कहता है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज। हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों का उल्लंघन के लिए दंड। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में, अगर मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 में कई प्रकार के आपको कंडीशंस दिए गए हैं, अगर आप उस कंडीशंस का वायलेशन करते हैं तो आपके इसके लिए भी क्या दिया जाएगा, सेक्शन नंबर 18 में आपको दंड दिया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 18 कहता है। अब सेक्शन नंबर 19 पे चले आइए। सेक्शन नंबर 19 आपके लिए क्या कहता है, तो सेक्शन नंबर 19 कहता है कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड। हम किस कोर्ट में जाएंगे भैया अपना मुकदमा लेकर के, किस कोर्ट में हम अपना पिटीशन फाइल करेंगे, तो वही कह रहा है वो न्यायालय जिसमें आप अर्जी को क्या कर सकते हैं, उपस्थित की जाएगी। आपका अर्जी किस कोर्ट में लगाया जाएगा, तो इसी की बात सेक्शन नंबर आपका 19 कहता है। अब सेक्शन नंबर 20 की बात करते हैं साथियों, तो सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 20 कहता है कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशनर्स। अब उसमें सत्यापन के बारे में देखा जाएगा कि क्या जो आप कंटेंट लाए हैं, जो पिटीशन कर रहे हैं, ये वाकई में सही है कि गलत है। तो सेक्शन नंबर 20 के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 21 के अंतर्गत आपको क्या देखने के लिए मिलता है, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट 5 1908 का CPC के प्रोविजंस को भी यहाँ पे सेक्शन नंबर 21 के अंतर्गत क्या किया जाता है, इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है और देखा जाता है। अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 21A आ जाता है, 21B आ जाता है और 21C आ जाता है। आपको सेक्शन नंबर 13 के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत मैक्सिमम इंपॉर्टेंट होता है, तो सेक्शन नंबर 15 तक आपका हिंदू मैरिज एक्ट में इंपॉर्टेंट होता है और बार बार क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है अगर हिंदू मैरिज एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 21A, 21B और 21C को भी आप ऑब्जर्व कर लीजिए। 21A में कह रहा है पावर टू ट्रांसफर पिटीशन इन सर्टेन कोर्ट। क्या कर रहा है साथियों, यहाँ पे पावर देता है किस चीज़ को, ट्रांसफ़र करने का। किस चीज़ को ट्रांसफ़र करने का, पिटीशन का। कहाँ पे, इन सर्टेन केसेस को लेकर के पिटीशन को ट्रांसफ़र करने के लिए बात करता है। आर्टिकल नंबर, सेक्शन नंबर 21A की बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 21B की अगर हम बात करते हैं तो कर रहा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द ट्रायल एंड डिस्पोज ऑफ पिटीशन अंडर दिस एक्ट। स्पेशल प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत सेक्शन नंबर 21B हमारा क्या करेगा, डील करेगा। और 21C की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स की जो दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में ये बात करता है। कौन सा, हमारा 21C। तो यहाँ पे आपने इसको भी ऑब्जर्व कर लिया। अब आइए आप सेक्शन नंबर 22 में। अब सेक्शन नंबर 22 आपका क्या कहता है दोस्तों, तो सेक्शन नंबर 22 कह रहा है कि कोई भी प्रोसीडिंग होगा ये कहाँ
पे होगा प्रोसीडिंग इन कैमरल, मीन्स कि दरवाज़ा बंद करके प्रोसीडिंग होगा, मीन्स कि बिफोर कैमरा, कम ही लोगों के समक्ष क्या किया जाएगा, इस प्रोसीडिंग को अपनाया जाएगा। और इसको क्या किया जाएगा, नॉट टू बी प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड, और इस प्रकार के प्रोसीडिंग को ना प्रिंटेड किया जाएगा और ना ही पब्लिश किया जाएगा। ये बात कौन कह रहा है, तो ये बात सेक्शन नंबर 22 कह रहा है। सेक्शन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 23 क्या कह रहा है, तो 23 कह रहा है डिक्री इन प्रोसीडिंग, डिक्री जो प्रोसीडिंग्स चल रहा था उस प्रोसीडिंग्स में आपको डिक्री भी तो मिलेगी, तो उसी प्रोसीडिंग्स की डिक्री की बात कर रहा है हमारा सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 24 किस बात की बात कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 24 हमारा 23A भी आपके पास आता है। 23A को भी आप देख लीजिए। 23A में कहता है कि आपका रिलीफ इन रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है। विवाह विच्छेद और अन्य कार्रवाइयों प्रत्यर्थियों को अनुतोष, किस प्रकार का आपको अनुतोष दिया जाता है सेक्शन नंबर 23A में। 24 को आप देखिए, 24 के अंतर्गत क्या कह रहा है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। भैया जो ये हम इतना कोर्ट कचहरी किए हैं, इसका खर्चा कौन देगा, तो आप मेरे हस्बैंड हैं, जब तक आप हस्बैंड हैं तब तक खर्चा कौन देगा, हस्बैंड ही महोदय आप खर्चा देंगे। तो ये सेक्शन नंबर 24 की बात करता है। सेक्शन नंबर 25 की बात करता है, परमानेंट एलिमनी की बात करता है। सेक्शन नंबर 25 जो बात करता है दोस्तों, ये परमानेंट एलिमनी होता है और उसी परमानेंट वन टाइम एलिमनी की बात करता है। परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस की बात सेक्शन नंबर 25 करता है। सेक्शन नंबर 26 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 26 आपको क्या कहता है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन। भैया ये जो बच्चा है, बच्चा किसके पास रहेगा, माता के पास रहेगा कि पिता के पास रहेगा कि ताऊ के पास रहेगा कि ताई के पास रहेगा, अब इसकी कस्टडी की बात होती है। तो कस्टडी सेक्शन नंबर 26 में। 27 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो सेक्शन नंबर 27 में आपको देखने के लिए मिलता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को किस प्रकार से डिस्पोज किया जाएगा, किस प्रकार से एक दूसरे में अंतरित किया जाएगा, किस प्रकार से उसको बांटा जाएगा, किस प्रकार से उसका विभाजन किया जाएगा, ये सेक्शन नंबर 27 आपको देखने के लिए मिलता है। और सेक्शन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 28 आपका कहता है साथियों कि अपील्स फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर, अपील कहाँ से की जाती है, डिक्री से और ऑर्डर से, इसी की बात सेक्शन नंबर 28 कर रहा है। और लास्ट सेक्शन जो आपका है सेक्शन नंबर 29, ये बात करता है सेविंग्स प्रोविजंस की। किस चीज़ की बात करता है साथियों, तो सेविंग्स प्रोविजंस की ये बात करता है। तो होल सोल जो भी था, मैंने हिंदू मैरिज एक्ट का बेयर एक्ट आपके सामने रख दिया। जो मैंने कमिटमेंट किया था बेयर एक्ट का, वो बेयर एक्ट का कमिटमेंट मैंने यहाँ पे पूरा किया। अब साथियों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वन लाइनर फॉर्म में एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, जो कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने बेयर प्रोविजंस को यहाँ पे डील कर लिया, अब ये वन लाइनर फॉर्म में अगर आप इसको देख लेते हैं तो समझ जाइए कि हिंदू मैरिज एक्ट से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, कह रहा है पहला कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रवृत्त हुआ था। कहने का मतलब ये है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स ऑन, कब हुआ था, कब ये इनटू फोर्स हुआ था, तो 18 मई 1955 को इनफोर्स हुआ था। और एज यूजुअल ऐसे ही आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और PCSJ के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है। हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आता है, हिंदू के अंतर्गत कौन कौन इंक्लूड्स होता है, तो बुद्धिस्ट होते हैं, जैन होते हैं एंड सिख्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी हिंदू होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त है। हिंदू शब्द में पारसी सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे जो हिंदू शब्द है इसके अंतर्गत पारसी जो होते हैं, पारसी को हिंदू के अंतर्गत यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। आगे कह रहा है हिंदू विवाह संबंधी, कह रहा है हिंदू विवाह संबंधी विधि को संहिताबद्ध किया गया था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। जो हिंदू मैरिज एक्ट बना था इसको कब कोडिफाई किया गया था, तो 1955 के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, इसको कोडिफाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वन लाइनर में, कह रहा है हिंदू विवाह के अंतर्गत ये विवाह वैध हैं। किस विवाह की बात कर रहा है और किस विवाह को कर रहा है, वैध हैं यदि वह एक कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करता है। ये किस प्रकार की बात कर रहा है, ये वैध विवाह की बात करता है। और कंडीशंस क्या दे रहा है कि अगर मृत पत्नी की बहन से अगर वो विवाह करता है तो ये विवाह को क्या माना जाएगा, इस विवाह को वैलिड विवाह माना जाएगा। सेकंड कह रहा है एक व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी की बहन से विवाह करता है तो ये विवाह क्या माना जाएगा, इस विवाह को वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मृत पत्नी की बहन की लड़की से विवाह करता है तो ये विवाह को क्या माना जाएगा, इस विवाह को वैध विवाह के अंतर्गत माना जाएगा। अब साथियों यहाँ पे कह रहा है कि हिंदू विधि लागू नहीं होती है। तो कहाँ लागू नहीं होती है साथियों, तो हिंदू विधि अनुसूचित जनजाति पर, जो कि अनुच्छेद 366 संविधान एवं उपधारा 25 के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट क्या होता है, लागू
नहीं होता है। ये बात आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 2 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत इस चीज़ को आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप होल सोल उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे, किसका, जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट करा कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है। हिंदू में कौन कौन निहित है, तो बौद्ध हैं, सिख हैं और जैन है, और धारा 2 ख के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3C की परिभाषित है। किस चीज़ के ऊपर परिभाषित किया गया है, सजातीय बंधुओं को यहाँ पे क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में सपिंड संबंध को परिभाषित किया गया है, तो धारा 3F के अंतर्गत सपिंड रिलेशंस को, जो सपिंदास रिलेशंस होते हैं, उसी सपिंदास रिलेशंस को परिभाषित किया गया है। और ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सपिंदास रिलेशंस वाला, और इस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, आप इस क्वेश्चन को बार बार मेमोराइज करके जाइएगा। सपिंड नातेदारी लागू होती है, माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक होता है और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक होता है। और ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो सपिंड नातेदारी होती है कितनी पीढ़ी तक लागू होती है। जब मदर की तरफ से आएगा तो 3 पीढ़ी, और फादर की तरफ से आएगा तो 5 पीढ़ी तक ये सपिंड नातेदारी भी यहाँ पे लागू होती है। नेक्स्ट करा है सपिंड संबंध में संबंधित सिद्धांत आधारित हैं, बरही विवाह पर संबंधित ये आधारित माने जाते हैं। जो भी सपिंड रिलेशंस की बात की जाती है वो बरही विवाह के संबंध पर आधारित रिलेशंस माने जाते हैं। नेक्स्ट को ऑब्जर्व करिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है साथियों, नेक्स्ट में कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की वह धारा जो किस चीज़ की बात करता है, विवाह की शर्तों का प्रावधान करता है। तो विवाह की शर्त का प्रावधान कौन करता है, तो धारा 5 में, जो कि मैंने आपको बताया कि यही हिंदू मैरिज एक्ट के पूरे कंडीशंस को बताता है कि किस किस तरह से आप क्या करेंगे, शादी करेंगे, किससे किससे आप शादी करेंगे, किस किस दशा में आप शादी करेंगे। ये सारा कंडीशंस आपको धारा 5 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है। क्या किया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल शादी करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का 2 शादी करने के लिए, 3 शादी करने के लिए आपको नहीं कहा गया। आपसे बस यही कहा गया है कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू मैरिज एक्ट को आप फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही विवाह करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का दिन द्विविवाह है। द्विविवाह क्या होता है, शून्य होता है। और ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जब सेक्शन नंबर 5 को आप ऑब्जर्व करेंगे, सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज 1 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है कि ये विवाह क्या होता है, वॉइड होता है। और वॉइड आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि वॉइड कहाँ पे मिल रहा है, तो सेक्शन नंबर 11 में वॉइड मिल रहा था और सेक्शन नंबर 12 में वॉइडेबल मिल रहा था। नेक्स्ट की बात करते हैं, कर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के समय एक हिंदू बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह मान्य होगा, लेकिन ये जो विवाह होगा ये दंडनीय होगा। धारा 5 एवं धारा 18 के अंतर्गत इस प्रकार की बातों को आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नहीं, 2 हिंदुओं के बीच संपन्न एक शादी जो एक दूसरे के सपिंड है मान्य होगा यदि रूढ़ी या प्रथा जिनके द्वारा उनमें से प्रत्येक शासित होता है उनके बीच शादी को स्वीकृति देता है। अगर इस प्रकार से उनके बीच किसी भी प्रकार के शादी को स्वीकृति देता है तो इसी से रिलेटेड ये बात कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह से संबंधित एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के बारे में यहाँ पे बताता है विवाह शून्य का कारण नहीं होगा। अगर एक पक्षकार का चरित्र यहाँ पे खराब है तो ऐसा नहीं होगा कि विवाह को आपको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, आपके विवाह को वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार का कोई कंडीशंस यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे, धारा 5 के अंतर्गत, और धारा 5 ही आपका है जो कि बार बार आपसे एग्जामिनेशन में टकराएगा। नेक्स्ट करें, हिंदू विवाह के अंतर्गत सपिंड पक्षकार की शादी मान्य है। जो सपिंड पक्षकार होते हैं उनकी शादी कहाँ पर मान्य होती है, कह रहा है यदि इनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा अनुमति दे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, इसको मान्य किया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किसकी बात करता है साथियों, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वैध विवाह के लिए अनिवार्य संस्कार हैं। जो वैलिड शादी होती है उसके लिए जो अनिवार्य संस्कार होते हैं, क्या क्या अनिवार्य संस्कार होते हैं, कह रहा है किसी एक पक्ष का प्रथागत आचरण एवं संस्कार की बात कर रहा है। कोई एक ऐसा पक्षकार होगा जिसका प्रथागत या आचरण एवं संस्कार होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 7 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत ये बात आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा विवाह के पंजीकरण से संबंधित है, तो बात शादी के रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि धारा 8 में आप क्या करेंगे, धारा 7 में आप शादी करेंगे, शादी के सेरेमनीज को देखेंगे, और 8 में आप क्या करेंगे, शादी को जा करके अपने रजिस्टर करा देंगे। कह रहा है
किस वाद विनिश्चय में केंद्र और राज्य सरकार को विवाह के रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया था? तो सीमा बनाम अश्वनी कुमार का एक मामला आया था और इसी सीमा बनाम अश्वनी कुमार के मामले में इस प्रकार के कंडीशंस को देखने के लिए मिला था। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 में हिंदू विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है। अब हिंदू विवाह के पंजीकरण का प्रावधान क्या कहता है? कह रहा है एक विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपादित किया हो परंतु धारा 8 के अनुसार पंजीकृत न हो, किसी भी तरह के विवाह की वैधता को प्रारंभ नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की विवाह की जो वैधता होती है उसको प्रारंभ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का उपबंध किस धारा के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है? तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट आपको सेक्शन नंबर 9 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रत्यार्थी को क्या सिद्ध करने की आवश्यकता है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे करके पूछ रहा है कि अगर इस प्रकार के कोई चीज़ अगर हमें सिद्ध करना है तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो कह रहा है कि यह कि प्रत्यार्थी ने बिना युक्त कारण साथ रहना छोड़ दिया। उसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब आप क्यों साथ रहना छोड़ दिए, आपको कारण देना पड़ेगा। जब आप कारण उपयुक्त कारण देंगे तो यहाँ पे बात बनेगी। आगे कर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम किस वाद के तहत विचार किया गया था? तो एक मामला आया था सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार का मामला आया था और इसी मामले में क्या किया गया था? सर्वप्रथम विचार किया गया था किसके बारे में? तो धारा 9 के बारे में, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की बात कर रहा है उसी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया था सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के मामले में। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम विचार किया गया था कि कब किया गया था? तो धारा 9 की संवैधानिकता पर विचार किया गया था। यहाँ पे धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम विचार किया गया था और यहाँ पे भी कह रहा है संवैधानिकता पर सर्वप्रथम विचार में किस वाद में किया गया था? तो एक मामला आता था टी सरिता बनाम टी वेंकट सुबैया का मामला आता था और इसी मामले में क्या किया गया था? विचार दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है पति गृह से दूर नौकरी करती थी और इस कारण पति से अलग रहती थी। पति ने नौकरी छोड़ने के साथ रहने के लिए पत्नी से कहा, जिस पर पत्नी ने इनकार कर दिया। क्या यह दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापना का अधिकार नहीं है? तो भी बिल्कुल नहीं है। नौकरी कर रही है, अब नौकरी कर रही है, अब आप कह देंगे कि नहीं नौकरी तुम छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगा, मैं तुमको दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना नहीं करने दूंगा। तो क्या ये कोई ग्राउंड बनता है? तो जी बिल्कुल नहीं, इस प्रकार का कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतवर्ष में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है? उत्तरदाता की संपत्ति को कुर्क करके। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है और उसी रेफरेंस के अंतर्गत ये किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना के न्यायिक निर्णय को निष्पादित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? प्रतिष्ठावादी की संपत्ति को कुर्क करके। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 1955 की धारा 9 को यहाँ पे करके किया जा सकता है। नेक्स्ट को ऑब्जर्व करिए, कह रहा है व्यथित पक्षकार। किसकी बात कर रहा है? जो व्यथित होता है, जो परेशान होता है पक्षकार। व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापना के लिए याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है। कब कर सकता है? केवल जिला न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत ही कर सकता है, अन्यथा यहाँ पे नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विधि के अंतर्गत जहाँ पति ऐसे अवस्था उत्पन्न करता है कि पत्नी अपनी शादीशुदा घर को छोड़ दे। क्या कर दे? जो पत्नी होती है अपनी शादीशुदा घर को छोड़ देने हेतु विवश हो जाती है तो वो अलग रहने लगती है। पति आणविक रूप से परित्याग का दोषी माना जाएगा। ये माना जाएगा कि पति के द्वारा क्या किया गया है? आणविक रूप से यहाँ पे परित्याग का दोषी उसी को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्याय के पृथक्करण का विवाह के संबंध में क्या प्रभाव होगा? तो साथियों यहाँ पे क्या प्रभाव होगा? वैवाहिक संबंध स्थगित रहेगा। यहाँ पे जो संबंध रहेगा वो वैवाहिक संबंध आपका क्या रहेगा? आपका वैवाहिक संबंध यहाँ पे स्थगित रहेगा। कब? जब जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डेंस में, तब। नेक्स्ट कह रहा है कि लक्ष्मण उत्तम चंद्र कृपाणी बनाम मीना किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की अग्र निर्णय है? तो ये अभित्यजन की बात करता है, अभित्यजन का ये अग्र निर्णय है। नेक्स्ट कर रहा है आणविक अभितेजन से संबंधित मामला है। तो जो आणविक अभितेजन से संबंधित कौन सा मामला है? तो ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा का मामला ये आणविक अभितेजन से संबंधित मामला है। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के लिए वाद प्रस्तुत करने हेतु अभितेजन की न्यूनतम अवधि है। तो अभितेजन की न्यूनतम अवधि कितनी है? तो साथियों अभितेजन की न्यूनतम अवधि यहाँ पे 2 साल आपको प्रोवाइड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट कर रहा है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का विवाह के संबंध पर
पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वैवाहिक संबंध जो होते हैं वो स्थगित रहते हैं। यहाँ पे जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो स्थगित रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं? तो सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार का मामला आया था और इसी सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के मामले में इस प्रकार की बात आपको देखने के लिए मिलती है। कह रहा है कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं होती है, परंतु आपके हाथ में जो भी है उसमें सभी के सभी कांटे हैं, तो गुलाब नहीं, उसे फेंक ही देना उचित है। इस कथन का संबंध किससे है? तो इस कथन का जो संबंध है वो तलाक से है। सहमति से विवाह विच्छेद का मीन्स की म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की बात कर रहा है और 13B की बात कर रहा है। अगर कह रहा है कि जिसके साथ आप रह रहे हैं उसके साथ बिल्कुल ही नहीं पट रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? उसको बिल्कुल ही आप क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह में वर और वधू 2/1 मीन्स की 2.5 फेरे पवित्र अग्नि के समक्ष ले लेते हैं, यह विवाह क्या होगा? तो यह विवाह शून्य माना जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट, एक नपुंसक की शादी की प्रकृति होगी, तो नपुंसक की जो शादी की प्रकृति होगी ये शून्यकरणीय नपुंसक की शादी की प्रकृति को माना जाता है। कह रहा है क्वीन हिजड़े के साथ किया गया विवाह होता है, तो हिजड़े के साथ अगर किसी भी प्रकार का विवाह होता है तो साथियों उसको वॉइडेबल माना जाता है, उसको शून्यकरणीय माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्यर्थी द्वारा विवाह पूर्व याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाना विवाह को बना सकता है। विवाह को क्या बनाया जा सकता है? तो विवाह को यहाँ पे शून्यकरणीय बनाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अभित्यजन के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु कम से कम समय कितना होना चाहिए? तो 2 साल का यहाँ पे समय की बात कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार की प्रार्थना पर न्यायालय से किस प्रकार के विवाह की अकृत्यता की अज्ञप्ति लेना अनिवार्य है? तो शून्यकरणीय विवाह हेतु किसकी बात कर रहा है साथियों? तो शून्यकरणीय विवाह हेतु अज्ञप्ति लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतवर्ष में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? तो उत्तरदाता की संपत्ति को कुर्क करके एवं गिरफ्तार करके दोनों के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। या तो उत्तरदाता को आप गिरफ्तार कर लीजिए या तो कुर्क कर लीजिए और दोनों को करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है एक हिंदू पति द्वारा जार कर्म आधार है, किस प्रकार का आधार में किस प्रकार का ये आधार है? तो तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण का, जो कि धारा 10 और धारा 13 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण के आधार दिए गए हैं? तो धारा 10 के अंतर्गत इस प्रकार के क्या दिए गए हैं? आपको आधार यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है एक 16 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। 16 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है यदि कोई प्रथा या रूढ़ी जो प्रवृत्त है पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अंतर्गत ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है प्रत्यर्थी द्वारा विवाह पूर्व याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने का तथ्य छिपाया जाता है, तो विवाह को क्या बना सकता है? तो विवाह को शून्यकरणीय मीन्स की वॉइडेबल शून्यकरणीय यहाँ पे बनाया जा सकता है। सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत बनाया गया है, जो कि सेक्शन नंबर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कह रहा है दास्ताने बनाम दास्ताने का जो मामला आता है साथियों, ये मानसिक क्रूरता से मीन्स की मेंटल क्रुएलिटी से रिलेटेड मामला आता है। इकबाल बानो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला आता है, तो ये मुस्लिम पत्नी का भरण पोषण से रिलेटेड मामला आता है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ का ये द्विविवाह से रिलेटेड मामला आता है। हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह का जो मामला आता है ये दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना से रिलेटेड ये मामला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक हिंदू विवाह के पक्षकार आपस में एक दूसरे के सपिंड है तो वह विवाह क्या होगा? तो साथियों वो विवाह जो होगा वो शून्य होगा और धारा 11 के अंतर्गत उसको हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट करा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किया गया विवाह शून्य माना जाएगा। यदि कब उसको शून्य माना जाएगा? पक्षकार एक दूसरे के अगर सपिंड हैं तो इस विवाह को क्या माना जाएगा? इस विवाह को शून्य विवाह माना जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है और अपने बड़े भाई की विधवा ब से विवाह करता है, यह विवाह क्या होगा? तो यह विवाह साथियों शून्य विवाह माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। कह रहा है क एक 28 वर्षीय हिंदू है, किसकी बात कर रहा है? क एक 28 वर्षीय हिंदू है, ख जो कि 25 वर्षीय हिंदू है, हिंदू रीति रिवाज से विवाह करता है। यह पता चलता है कि विवाह के समय ख किसी अन्य व्यक्ति क से नहीं से गर्भवती है।
क एवं ख के बीच विवाह होगा शून्यकरणीय होगा। भाई एक पार्टी के ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो शादी को क्या करना चाहता है, वो शादी को बरकरार रखना चाहता है कि शादी को समाप्त कराना चाहता है। यहाँ पे शून्यकरणीय वॉइडेबल की बात करता है, जो कि सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत डील करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि कौन कौन से कंडीशन, कोई विवाह धारा 5 के क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज 5 में उल्लिखित शर्तों का अगर उल्लंघन किया गया हो तब इस कंडीशंस में किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है एक हिंदू विवाह, किसकी बात कर रहा है साथियों, एक हिंदू विवाह किसके रूढ़िगत आचरणों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठापित किया जा सकता है, वर या वधू दोनों में से कोई भी हो सकता है, उनके द्वारा अनुष्ठापित किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि वह पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री में हो। मीन्स की जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की डिग्री होती है, अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के डिग्री में होते हैं तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको यहाँ पे मना किया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है विवाह पूर्व गर्भवती होने का तथ्य प्रतिवादी द्वारा छिपाया जाना विवाह को बना सकता है, क्या बना सकता है, शून्यकरणीय यहाँ पे विवाह को बना सकता है। और यहाँ पे लास्ट आप देखिए, लास्ट कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 तथा 12 के अंतर्गत शून्य या शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न संतान मानी जाएंगी, धर्मज मानी जाएंगी, किंतु केवल अपने माता पिता की संपत्ति का ही वारिस वो हो सकते हैं और किसी के भी संपत्ति जो पैतृक संपत्ति होते हैं उस पैतृक संपत्ति के ये मालिक नहीं हो सकते हैं। साथियों जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था उन सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे बनाने का और आपके सामने लाने का भरपूर प्रयास किया है। साथियों अगर लगता है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और भी अगर आपका कोई कमेंट होगा तो कमेंट जरूर शेयर करिएगा हमसे। मैं आपके कमेंट को दिल से पढ़ता हूं और सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी पॉजिटिवली आपके साथ करता हूं। तो साथियों जो LLM एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, जो PCSJ का प्रिपरेशन करता है, उस तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ। पहले बेयर एक्ट को मैं रीड कर रहा था, मैंने बेयर एक्ट से आपको बताया, फिर साथ साथ वन लाइनर फॉर्म में सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताने का भरपूर प्रयास किया। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।